ये 5 टर्म था ना कल, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड, रेफरेंडम, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल ओपिनियन। ओके, सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज ओपिनियन। व्हाट इज ओपिनियन? ओपिनियन का मतलब क्या है? व्यूज का मतलब व्यूज का मतलब आप लोगों का व्यूज होता है कि नहीं? अपना अपना एक व्यूज होता है कि कौन कौन सा व्यूज ले रहे हैं, ठीक है। ओपिनियन का मतलब आप अपने हिसाब से आपका क्या थॉट प्रोसेस देंगे, इनके हिसाब से ये देंगे, उनके हिसाब से वो देंगे, ये आपका एक ओपिनियन है, ठीक है। आपके ओपिनियन में कि आपके हिसाब में, आपके पर्सपेक्टिव में क्या होना चाहिए, एसएलएनसीसी में क्या होना चाहिए, आपका व्यूज दीजिए, बोलते से आप क्या बोलेंगे? हाँ, लाइब्रेरी होना चाहिए। अगर लाइब्रेरी होना चाहिए करके अगर स्टूडेंट्स देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स भी, स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के हिसाब से मतलब यहाँ पे लाइब्रेरी होना चाहिए। ओपिनियन का मतलब वही है ना, स्टूडेंट्स का ओपिनियन ये कह रहा है, स्टूडेंट का ओपिनियन ये कह रहा है कि एसएलएनसीसी में क्या होना चाहिए? एक लाइब्रेरी। सिमिलरली अगर मैं बस स्टैंड जाके बोलूँगा, बस स्टैंड में, सेमलीगुड़ा बस स्टैंड में जाके बोलूँगा, ठीक है, बस आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कौन बोलेंगे? पब्लिक बोलेंगे, इसीलिए उसका ओपिनियन क्या है? पब्लिक ओपिनियन है क्या नहीं? बात समझ में आ रहा है ना? पब्लिक जो चीजें ओपिनियन देंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पब्लिक का ओपिनियन। पब्लिक का ओपिनियन ये है कि बस आना नहीं चाहिए, यहाँ पे एरोप्लेन चलना चाहिए। पब्लिक का ओपिनियन क्या है? एरोप्लेन चलना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन है। अगर उसी चीज समझ में आ रहा है ना? अगर पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या है, कुछ मतलब कॉमन इशू को लेके पब्लिक क्या करते हैं, अपना इशू बोलते हैं। कि जैसे मान लीजिए पब्लिक अगर डिमांड करेंगे कि क्या होना चाहिए, कि यहाँ पे बस स्टैंड नहीं होना चाहिए, बस स्टैंड कहाँ पे होना चाहिए? सुनागढ़ा में होना चाहिए या दामनगढ़ी में होना चाहिए, ये किसका ओपिनियन है? पब्लिक। वहां पे अगर कोई पॉलिटिशियन आके बोलेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बोलेंगे कि मान लीजिए कोई एमएलए आके बोलेंगे, कोई एमपी आके बोलेंगे, कोई रिप्रेजेंटेटिव आके बोलेंगे, या कॉमन मैन भी अगर पॉलिटिकल एंगल में बोलेंगे कि बस स्टैंड को अगर हम दामनगढ़ी की जगह में सिमलीगुड़ा में अगर एस्टैब्लिश करेंगे तो ज्यादा लोग मुझे वोट देंगे, है क्या नहीं? तो वो क्या करेंगे, वो बताएंगे, जो पब्लिक ओपिनियन को लेंगे वो पॉलिटिकल ओपिनियन बताएंगे कि यहाँ पे बस स्टैंड होने से लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ से यातायात में बहुत दिक्कत होगा। कोई पॉलिटिकल अगर ओपिनियन देंगे तो पॉलिटिकल पर्सन ओपिनियन देंगे तो क्या होगा? पॉलिटिकल ओपिनियन होगा। कितना तो समझ में आ गया ना? पब्लिक ओपिनियन देंगे तो पॉलिटिशियन ओपिनियन देंगे तो, या पब्लिक अगर पॉलिटिकल एंगल में पॉलिटिकल एटीट्यूड लेके मान लीजिए बस स्टैंड यहाँ बनाएंगे तो मुझे आने वाले 2029 का इलेक्शन में मुझे वोट मिलेगा, उस कंटेक्स्ट में अगर वो ओपिनियन देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिटिकल ओपिनियन। समझ में आ गया ना? ओपिनियन का मतलब क्या है? किसी का व्यूज, ठीक है, पर मतलब जनरल व्यूज हो सकता है या पर्टिकुलर व्यूज। जनरल व्यूज का मतलब सबका बराबर, सब लोग सेम बोलेंगे, सभी स्टूडेंट्स। और पर्टिकुलर व्यूज का मतलब पर्टिकुलर एक पर्सन का व्यूज होता है, ठीक है। ओके, तो ये था बेसिक आइडियाज ओपिनियन, रिगार्डिंग ओपिनियन। देन इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? कुछ चीज को हम इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट करते हैं कि नहीं? क्या इनिशिएट करते हैं? मान लीजिए आपको यहाँ पे लाइब्रेरी होना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? एक एप्लीकेशन लिखेंगे। क्या करेंगे? एप्लीकेशन लिखेंगे, क्योंकि बोलते बोलते कोई सुन नहीं रहे, सर लाइब्रेरी होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहे। तो आप क्या करेंगे? एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन में क्या कराएंगे? सबका सिग्नेचर कराएंगे, इनिशिएट करेंगे कि नहीं? और वो एप्लीकेशन देंगे, किसको देंगे? कंसर्न अथॉरिटीज को, जो उसका इंचार्ज है। मान लीजिए एसएलएनसीसी का देना है तो आप कोर्स कोऑर्डिनेटर को दे सकते हैं, या कोर्स डायरेक्टर को दे सकते हैं, या कलेक्टर को दे सकते हैं। आप इनिशिएट कर रहे हैं कि नहीं? दैट मीन इनिशिएटिव का मतलब होता है इंट्रोड्यूस टू ए बिल, ठीक है। ए बिल क्या है?
इंट्रोड्यूस करना, एक बिल इंट्रोड्यूस करना मतलब किस चीज का क्या कर रहे हैं आप? इनिशिएट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं। प्रपोज का मतलब वो वाला प्रपोज नहीं है, ठीक है? प्रपोज कर रहे हैं कि कुछ बिल क्या होगा, पास होगा, ठीक है? प्रपोज का मतलब क्या है? कुछ चीजों का इनिशिएट कर रहे हैं आप, है कि नहीं? राइट? फूल लेके प्रपोज करेंगे तो क्या मिलेगा? थप्पड़ मिलेगा, है कि नहीं? बात समझ में आ गई? इनिशिएटिव का मतलब क्या है? कुछ चीजों को लेके आप क्या किए? आरंभ किए, शुरुआत किए, स्टार्ट करना। इनिशिएट का मतलब, इनिशिएटिव का मतलब होता है प्रपोज टू ए बिल। इट इज ए मेथड बाय व्हिच ए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी सेक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर एसएलसी से लाइब्रेरी के लिए एप्लीकेशन देंगे, है ना? बस स्टैंड के लिए पब्लिक ओपिनियन देके एप्लीकेशन मतलब सब लोग स्टार्ट करेंगे ना, साइन करके हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पे बस स्टैंड होना चाहिए, ये सब नो इनिशिएट करेंगे कि नहीं? ओके, इनिशिएटिव का मतलब समझ में आ गया? इनिशिएटिव करने के बाद क्या हुआ? वो बिल पास हो गया। क्या हो गया? बिल पास हो गया, बिल पास। बिल पास होके किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास चला जाएगा। किसके पास? एमएलए के पास चलेगा। एमएलए ने मतलब इनिशिएटिव करने के बाद किसके पास चला गया? एमएलए के पास। तो अभी रिस्पांसिबल पर्सन कौन हो गया? एमएलए का काम क्या है? बस स्टैंड कराना, मतलब सिंपल वे में समझिए। एमएलए का काम क्या है? बस स्टैंड कराना। बस स्टैंड कराने के लिए उसको कितना साल की जरूरत है? 2 इयर्स या 3 इयर्स या कितना? 5 इयर्स। तो कौन सा देखते हैं हम लोग? 5 साल का देख लेंगे, ठीक है? 5 साल देखेंगे। तो 5 साल तक किसके पास जिम्मेदारी है? एमएलए का काम क्या है यहाँ पे? बस स्टैंड क्रिएट करना, राइट? तो इसको 5 साल देने के बाद, ओके, 1 साल हो गया, बीत गया, 1 ईयर हो गया, एप्लीकेशन में एक भी साइन नहीं हुआ, मूवमेंट हुआ है क्या? 2 साल हो गया, जाके पूछे बस स्टैंड हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। तो ये कैपेबल है या इनकैपेबल है? कैपेबल है, इनकैपेबल है? इनकैपेबल है कि 2 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, दैट मींस ही इज इनकैपेबल और शी इज इनकैपेबल। अगर ये इनकैपेबल होगा तो क्या करेंगे हम लोग? इसका टर्म को खत्म करने के लिए रिकॉल बुलाएंगे। उसका टर्म पूरा होने से पहले हम लोग क्या करेंगे? उसका रिस्पांसिबिलिटी टर्म पूरा होने से पहले उसको क्या करेंगे हम लोग? रिकॉल करेंगे। रिकॉल करेंगे मतलब रिकॉल करके उसको क्या करेंगे? हटा देंगे उस टर्म से। और किसको देंगे? दूसरे को। एमएलए खत्म नहीं कर पाया तो किसको देंगे? एमपी। एमपी कितने साल में बता दिया? कितना साल में करेंगे करके वादा दिया? ये बोला 3 साल में कर देंगे, ठीक है? कितने साल में? 2 साल बीत गया लेकिन कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ, दैट मींस ही इज आल्सो इनकैपेबल। इनकैपेबल ना, 2 इयर्स हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, 1 साल बचा हुआ है, और क्या करेंगे? बाकी तो 21 साल बचा हुआ है। ये 2 साल खा लिया, ये 2 साल खा लिया, तो अभी कितना साल बचा हुआ है? 1 साल के बाद पैसा वापस चला जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम? रिकॉल करके उसको हटा देंगे, एमपी को भी उसका टर्म से हटा देंगे। बात समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शुरुआत में हम क्या किए? इनिशिएट किए, उसके बाद समझ में आ गया? तो प्लेबिसाइड एंड रेफरेंडम मोर और लेस सेम चीज है, ठीक है? जैसे एक का नाम है अनीता, ठीक है? क्या नाम है? अनीता। ये है सर्टिफिकेट का नाम, सर्टिफिकेट का नाम अनीता, ओके? उसको बुलाते हैं अनी। क्या नहीं? पर्सन कौन है? 1 पर्सन है ना? उसका ओरिजिनल नाम क्या है? निकनेम? दोनों एक ही पर्सन है। सेम थिंग, रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइड मतलब सेम चीज। प्लेबिसाइड एंड रेफरेंडम दोनों अलग अलग जगह में काम करता है। कैसे अलग अलग जगह में काम करेगा? जैसे मैं आपको बताया अनीता, ये कहां पे काम करेगा?
सर्टिफिकेट का मतलब आप कहीं पे एम्प्लॉय करोगे, एम्प्लॉयमेंट में जाओगे या कहीं पे अप्लाई करोगे, इसमें क्या आप अनी अप्लाई करेंगे क्या? अनी अप्लाई करेंगे तो सनी रहेगा, है कि नहीं? आपका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा ना। तो आप क्या अप्लाई करेंगे? अनिता ही अप्लाई करेंगे। और अनी कहाँ पे अप्लाई करेंगे? घर पे, दोस्त के पास। अरे मुझे अनिता मत बुलाओ यार, अनी बुलाओ, मुझे अच्छा लगता है, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ या ना? ये मैंने वीडियो ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्लेबिसाइट का मतलब वही है, जैसे रेफरेंडम, ये भी व्यूज लेना है, मतलब जनमत संघ, ये भी जनमत संघ, लेकिन इसका काम कहाँ पे होता है? ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट में होता है। कहाँ पे? टेरिटोरियल डिस्प्यूट। टेरिटोरियल डिस्प्यूट का मतलब क्या है? मान लीजिए उड़ीसा है, ये आंध्रा है, दोनों का बॉर्डर लगा हुआ है कि नहीं? ये एरिया किसका है? जैसे हमारा कोटिया है, कोटिया है ना, आंध्रा और उड़ीसा के बीच में लगा हुआ है, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग? प्लेबिसाइट करेंगे। क्या करेंगे? प्लेबिसाइट करेंगे। और कॉमन इशू या बाकी जो इशू, जैसे फॉर एग्जांपल जूनागढ़ में क्या हुआ था? कहां पे? क्यों हुआ था? जूनागढ़ क्या है? कहां पे था? गुजरात में। इंडिपेंडेंट रहने के लिए बोल रहा था या पाकिस्तान में जाने के लिए बोल रहा था? तो वहां पे रेफरेंडम करवाया गया कि आप इन लोग कहां जाएंगे, मतलब पीपुल कहां जाएंगे। टेरिटरी को तो उठा के नहीं लेके गए ना, लेके गए क्या? अगर उठा के लेके जाना चाहिए तो लेके चले जाते, है ना? तो अगर जूनागढ़ का टेरिटरी कहां पे होना चाहिए तो उस टाइम क्या करते? लेकिन जूनागढ़ का पॉपुलेशन कहां जाएंगे इसके बारे में डिसाइड करने के लिए क्या किया गया? बात समझ आया? यस और नो? कोई दिक्कत? रेफरेंडम का मतलब होता है कॉमन इश्यूज को लेके कुछ पर्टिकुलर व्यूज, कुछ पर्टिकुलर इश्यूज। फॉर एग्जांपल अगर हम बातें करेंगे सुभद्रा योजना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए। पब्लिक का ओपिनियन क्या है? होना चाहिए। तो सही में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम क्या कराएंगे उसमें? क्या करेंगे? रेफरेंडम मींस इट इज वन काइंड ऑफ वोटिंग, वन काइंड ऑफ वोटिंग। प्लेबिसाइट also it is one kind of voting, but it is used generally in territorial dispute. बाकी अदर डिस्प्यूट के लिए क्या हम लोग करेंगे? रेफरेंडम। इतना ही समझिए, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। रेफरेंडम used to for common issues and plebiscite used for territorial disputes. क्लियर? हाँ या ना? समझ में आ गया? तो पार्ट 1 इज कंप्लीट, बट पार्ट 1 में क्या क्या था? आर्टिकल 1 क्या बता रहा था? इंडिया दैट इज भारत। साथ में यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स को कहां लिखा जाएगा? कहां पे? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में होगा तो क्या, कितना टाइप्स ऑफ स्टेट होगा? टाइप्स ऑफ स्टेट कितना कौन सा स्टेट्स होगा? स्टेट्स होगा, यूटीज होगा और एक्वायर्ड स्टेट्स होगा और एक्वायर्ड स्टेट्स, राइट? एक्वायर्ड स्टेट कितना? 50 है अभी हमारे पास। 0 यूनियन टेरिटरीज 8 स्टेट्स 20। क्लियर? ये बता रहा है यूनियन मतलब क्या? आर्टिकल 1। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब कौन सा कैसा स्टेट्स होगा? यूनियन का स्टेट्स होगा। किसका स्टेट्स होगा? यूनियन। फेडरेशन होगा क्या? नहीं। कॉन्फेडरेशन होगा क्या? नहीं। कॉन्फेडरेशन स्ट्रांग है या फेडरेशन स्ट्रांग है? फेडरेशन स्ट्रांग है या यूनियन स्ट्रांग है? यूनियन। यूनियन स्ट्रांग है या कॉन्फेडरेशन स्ट्रांग है? यूनियन। दैट्स ऑल। आर्टिकल 2 क्या बता रहा है? एस्टैब्लिशमेंट। द वर्ड इज एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, जो कि इंडिया के बाहर,
जो इंडिया में शामिल नहीं है। अब इंडिया में है क्या? इंडिया के अंदर जो होगा वो आर्टिकल 3 के काम करेगा। जो इंडिया से बाहर आएंगे उसको कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल 2। ये वर्ड को याद करिएगा, एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिश का मतलब लेके आके या स्थापना करना, राइट। लेकिन आर्टिकल 3 में कौन सा वर्ड है? फॉर्मेशन कब करेंगे? जब मान लीजिए फॉर्म कब करेंगे? खाना कब बनाएंगे? जब सब्जी उब्जी सब लेके आएंगे ना। सब्जी लाने के लिए घर से लाएंगे क्या? बाहर जाना पड़ेगा। बाहर से जब लेके आएंगे अंदर, घर पे आने के बाद अपनी मर्जी से बनाएंगे। तो पहले तो लाना पड़ेगा ना। लाने के लिए कौन सा आर्टिकल? लाने के बाद बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, चिकन मसाला डालेंगे, मटन मसाला डालेंगे, वो आपके ऊपर है। ओके, राइट। सब्जी खरीद लिए, कहां से? बाहर से लेके आके कहां है? कहां है? घर पे लेके। बात समझ में आ रहा है ना? दिस इज वन काइंड ऑफ सब्जी, चिकन। चिकन कहां मिलता है? बाहर मिलेगा। बाहर लेके आने के बाद कहां लेके आते हैं? घर पे। ये घर पे आ गए ना आर्टिकल 3 में। लाने के बाद फॉर्मेशन मतलब फॉर्म कैसे आप प्रिपेयर करते हैं, दैट इज अप टू यू। चिकन नहीं खाने वाले गुस्सा हो रहे हैं? चलो पनीर तो सब लोग खाते होंगे, है क्या नहीं? रश्मिता चिकन नहीं खाती इसलिए ऐसे करती है। क्लियर? आर्टिकल 1 2 समझ में आ गया ना? 3 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स का मतलब जो स्टेट इंडिया में नहीं है, बाहर है, उसको हम आर्टिकल 2 में ले आ सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। एक बार अंदर आ जाएगा, यूनियन बन जाएगा, बनने के बाद आप जैसे चाहेंगे वैसे बना सकते हैं। उसको तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, निचोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा खिसका सकते हैं, इसका सकते हैं, है ना? बस समझ में आ गया ना? कौन सा आर्टिकल में? ओके। जब चिकन खरीदना है या आर्टिकल 2 जब नया स्टेट बनाना है, लेके आना या लेके आने के बाद परमिशन करेंगे तो आर्टिकल 4 क्या बताता है? आप 2 आइए, बाहर से लेके आइए या अंदर कुछ कीजिए। कौन बोल रहा है? आर्टिकल 4 बोल रहा है, ठीक है। आप बाहर से लेके आइए आर्टिकल 2 या अंदर का कुछ चीजें करिए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं 368 को बाहर कर दिया। किसको? मतलब आपको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट करना मतलब आपको क्या पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा। यहाँ पे अमेंडमेंट की जरूरत नहीं का मतलब आप क्या सिंपल मेजॉरिटी में पास कराएंगे। क्या कराएंगे? सिंपल मेजॉरिटी। यहाँ पे प्रेसिडेंट बाध्य है साइन करने के लिए। क्यों बाध्य है? क्योंकि जब एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए पहले फोन करेंगे हम उस स्टेट को जाके अटैक कर रहे हैं, किसको बताएंगे? लाने के बाद भी लेके आ गए, अभी तोड़ रहे हैं करके फोन करेंगे, तो पहले से ही इंफॉर्मेशन है, इसीलिए इसको आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया। इसलिए यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी में पास करने के बाद प्रेसिडेंट बाध्य है। समझ में आ गया? ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लाने के लिए मैं इतना घुमाया। ओके, मान लीजिए आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 2 का तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि नया स्टेट को लेके आ रहे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ? आर्टिकल 3। जब आर्टिकल 3 को मतलब आपको पार्लियामेंट के पास इतना पावर दे दिया गया है कि आप परमिशन कर सकते हैं, आप नेम चेंज कर सकते हैं, आप बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, आप इधर का बाउंड्री उधर दे सकते हैं, उधर का बाउंड्री इधर दे सकते हैं। तो क्या पार्लियामेंट के पास इतना पूरा पावर है कि जैसे अभी हम बता रहे हैं ना, आर्टिकल 4 क्या बता रहा है? आउट ऑफ 368 क्या बता रहा है? आउट ऑफ 368। तो आउट ऑफ 368 है, तो क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि इंडिया का जो टेरिटरी है वो बाहर दे सकता है? जब बाहर का इंडिया ला सकता है तो इंडिया का टेरिटरी को बाहर दे सकता है? क्यों? यूनियन है तो कभी भी नहीं दे सकता है। हाँ, यही कंसेप्ट है, दे सकता है। कैसे दे सकता है? अगर इंडिया का टेरिटरी को बाहर देना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। जब तक अमेंडमेंट नहीं लाएंगे वो दे नहीं पाएंगे। यहाँ पे तो अमेंडमेंट नहीं ला रहे ना, ला रहे क्या? 368 के बाहर है, लेकिन इंडिया का टेरिटरी को अगर बाहर देना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लाना पड़ेगा? अमेंडमेंट लाना। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, ठीक है। जब आर्टिकल 3 में बात किया गया कि बोला गया कि फॉर्मेशन कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट को हम नेम चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, काट सकते हैं, छाट सकते हैं, फट सकते हैं, सारे चीज कर सकते हैं। तो नेहरू जी को मतलब बोला गया, नेहरू जी ने क्या किया
1958 में, ठीक है, 1958 में नेहरू एंड नून एग्रीमेंट हुआ था। क्या हुआ था? एग्रीमेंट। ये नेहरू एंड नून एग्रीमेंट 1958 में क्यों हुआ था? क्योंकि जब इंडिया डिवाइड हुआ, इंडिया किससे किससे डिवाइड हुआ? इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान जैसे ही डिवाइड हुआ तो उस टाइम क्या हो गया सिचुएशन? आज पार्ट 2 पे खत्म करेंगे, ठीक है? दिख रहा है? ओके, दिख रहा है? ये क्या है? ग्रीन वाला क्या है? ईस्ट पाकिस्तान 1947, राइट? क्लैरिटी होना चाहिए। ओके, देखिए 1947 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान दोनों पाकिस्तान बन गए और इंडिया रह गया। ओके, इंडिया रहने के बाद पार्टीशन किसने किया था? बाउंड्री कमीशन किसने लाया था? बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन कौन थे? सर रेडक्लिफ ब्राउन, है ना? इन्होंने आए और क्या किए? इनको बोला गया, माउंटबेटन ने ऑर्डर दिया कि पार्टीशन प्लान एक्सेप्ट हो गया, अब पार्टीशन कर दीजिए, ठीक है? ये क्या किया? ऐसे आया, बैठा, मैप निकाल के टेबल पे रखा, एक दिन में काट दिया, मतलब इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया। उसको क्या पता? कुछ पता है क्या उसको? इंडिया के बारे में कुछ जानता है क्या? इंडिया में कितने लोग रहते हैं, क्या है, कहाँ पे, कौन कैसा है, कुछ नहीं पता था। तो ये क्या किया? देखिए, इसने सिंपली क्या किया? देखिए, ध्यान से सुनिए, मतलब जानने का चीज है। रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या किया कि पाकिस्तान, मतलब इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करना है। अच्छा ठीक, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था, 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 यहाँ पे पुलिस स्टेशन था। ऐसे पुलिस स्टेशन को क्या किया? सब पुलिस स्टेशन को क्या किया? ऐसे खींच के बाउंड्री बना दिया, हो गया पाकिस्तान। किसने बोला? उसको क्या पता है? ओके, नेक्स्ट। नहीं, उधर भी है पाकिस्तान, वहां पे भी मुस्लिम पॉपुलेशन, वहां को भी डिवाइड करना है। अच्छा, वहां पे भी डिवाइड करना है, चलो फिर आया यहाँ पे पुलिस स्टेशन, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, ऐसे पुलिस स्टेशन को देख देख के क्या किया? वो खींच दिया लाइन में और पूरा डिवाइड हो गया। ओके, इस सिचुएशन में क्या हुआ? इंडिया का कुछ खेत बांग्लादेश में और बांग्लादेश का कुछ आंगन इंडिया में रहे। किसी का घर इंडिया में है तो उसका द्वार कहाँ पे है? बांग्लादेश में। किसी का खेत इंडिया में है तो उसका घर कहाँ पे? बांग्लादेश में। रेडक्लिफ ब्राउन को क्या है? वो तो पुलिस स्टेशन को खींचा ना, इधर घर है, उसका आंगन कहाँ है? बांग्लादेश में। इधर घर है, ये इंडिया है, ठीक है? इनका खेत कहाँ पे चला गया? बांग्लादेश का, बांग्लादेश में घर है, उनका आंगन कहाँ आ गया? इंडिया। प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि नहीं? इसी सिचुएशन क्रिएट हुआ था 1960 में, मतलब 1958 में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट हुआ, बोला कि देखिए क्या क्या कि यहाँ पे एक जगह था, ये जगह का नाम है क्या? बताया क्या? बेरू क्या था? बेरूबारी। ये बेरूबारी एक ऐसा जगह है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे
बेरुबारी है, ये बेरुबारी कहाँ पे रह गया? बंगाल में, इंडिया में, ठीक है। और यहाँ पे एक जगह है बांग्लादेश में, यहाँ पे बेरुबारी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये मुस्लिम है। यहाँ पे ढाका में जो बांग्लादेश में जो लोग हैं ये हिंदू है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये जगह इंडिया में आना चाहिए था, हिंदू वाले इंडिया में रहना चाहिए था, और मुस्लिम वाले कहाँ रहना चाहिए था? बांग्लादेश। तो ऐसा करना है तो ऐसा करना था ना, ये सब ना दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर इसको मतलब यहाँ पे हिंदू वाले हैं, यहाँ पे मुस्लिम वाले हैं, मुस्लिम वाले का एरिया कहाँ पे रह गया? हिंदू वाले का एरिया कहाँ रह गया? ईस्ट पाकिस्तान। अभी बांग्लादेश नहीं आया है, ईस्ट पाकिस्तान। तो अगर रेड क्लिफ ब्राउन अगर सही से अगर रिसर्च करके अगर ये किया होता तो डिस्प्यूट नहीं होता। डिस्प्यूट होने का रीजन क्या है कि ये तो पुलिस स्टेशन को लेके खींच लिया है, इंडिया का खेत बांग्लादेश में, बांग्लादेश का घर इंडिया में, तो डिस्प्यूट होगा क्या? नहीं। यही डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ बेरुबारी, एक जगह था ये बेरुबारी, ये जगह था कौन सा? बेरुबारी। तो हमारा आर्टिकल 3 में तो ये बात क्या है कि हम किसी भी जगह को बाहर दे सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। पंडित जी को लगा तो पंडित जी बोला कि हाँ ठीक है हम एग्रीमेंट कर देते हैं। कब क्या? 1960 नून एग्रीमेंट 1958 में एग्रीमेंट कर दिए, ठीक है आपको हम बेरुबारी दे देते हैं, आपका जगह हमको दे दीजिए। एग्रीमेंट कर दिए, कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू एंड फिरोज नून, पाकिस्तान के, दोनों के बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट। किस चीज के लिए? इधर का जगह उधर देंगे, उधर का जगह इधर आएगा। तो 1958 में जैसे एग्रीमेंट करके नेताजी मतलब क्या नेहरू जी खुश थे, चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो 1958 के बाद इंडिया में केस कर दिए, केस करने के बाद केस चला गया कहां पे? कहां पे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 1960 में बेरुबारी केस का सुनवाई हुआ। कब? 1960 में। बोला क्या नेहरू जी आपको इतना तो पता है कि इंडिया का टेरिटरी आप इंडिया के अंदर कुछ कर सकते हैं, इंडिया का टेरिटरी को आपको बाहर देने का कोई राइट्स नहीं है। अगर आपको बाहर देना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लाना पड़ेगा? अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। जब अमेंडमेंट नहीं लाएंगे आप नहीं दे सकते। हाँ ऐसा भी है, समझ में आ रहा है ना? फिर बाद में बेरुबारी केस डिस्प्यूट रह गया। उस टाइम भी नेहरू जी जो कर रहे थे उस टाइम भी कॉन्स्टिट्यूशन 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, लेकिन पूरे देश में विरोध हुआ। क्यों हम लोग इंडिया का जगह क्यों देंगे बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान को क्यों देंगे, क्यों देंगे? लेकिन यही चीज लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट अभी हुआ है मोदी जी के टाइम पे, 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुआ, ठीक है। और ये जो एन्क्लेव था ये इंडिया में आ गया, और ये जो एन्क्लेव था ये कहाँ चला गया? अभी बांग्लादेश में चला गया। उस टाइम कर रहे थे तो नेहरू जी को अपोज किए, लेकिन अच्छा के नहीं किए थे ना, है कि नहीं? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता उस टाइम, लेकिन उस टाइम किए तो क्या था? विरोध किए, लेकिन इस टाइम किए तो विरोध नहीं। तो ये तो बेरुबारी केस था। बेरुबारी केस में प्रॉब्लम सॉल्व कब हुआ? 1960 में स्टार्ट हुआ और 2015 में खत्म हुआ। 2015 में 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इंडिया का अगर कोई सा भी टेरिटरी को अगर बाहर देना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। कौन सा आर्टिकल बता रहा है? 360 सर यस। 1960 में जो यूनियन के साथ वो पार्लियामेंट प्रियम्बल नंबर पार्ट हो गया है बेरुबारी केस में, यही तो बता रहा है ना। बेरुबारी केस में सबसे पहले बार बात किया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हम अमेंड नहीं कर सकते। जब अमेंड ही नहीं करेंगे तो आप कैसे दे सकते हैं दूसरी जगह? अमेंड नहीं करेंगे तो कैसे दे सकते हैं? टेरिटरी को नहीं दे सकते ना। अगर उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल देता कि यू कैन अमेंड, तो उस टाइम पंडित जी अमेंड करके दे देते। समझ में आया? ओके राइट। पार्ट 1 में कोई डाउट? आर्टिकल 1 2 3 4 क्लियर हो गया? सबको क्लियर है?
नेक्स्ट पार्ट 2 क्या है? सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 4 तो पार्ट 1 में खत्म हो गया, तो कौन सा स्टार्ट होगा? 5 से 5 टू 11। सिटीजनशिप कहां से लाए? कौन बताएंगे? हाथ उठाइए। सिटीजनशिप कहां से लाए? आंध्रा से, पार्लियामेंट से, आयरलैंड से और यूएसए। कहां से लाए? हाँ? हमारा जो सिटीजनशिप है सिंगल सिटीजनशिप है या डुअल सिटीजनशिप? डुअल सिटीजनशिप कहां पे है? यूएसए में। ओके, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब जानते हैं? सिंगल रहना है और एक सिटीजनशिप पूरा देश के लिए काम करेगा। अलग स्टेट में भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। ओके, सिटीजनशिप। हु आर द सिटीजन? हाँ? We the people of India। क्या बाकी लोग सिटीजन नहीं है? बाहर से भी जो आएंगे वो भी तो सिटीजन है। कॉमन पर्सन, सिंपल पर्सन हो सकते हैं। पर्सन इज सिटीजन ना, है क्या नहीं? पर्सन, ए पर्सन इज नोन एज सिटीजन। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि उस पर्सन को वो जहां का सिटीजनशिप उनको मिलेगा। सिटीजनशिप का मतलब होता है वन काइंड ऑफ राइट्स, राइट्स एंड privileges, rights and privileges, certain rights and certain privileges, कुछ अधिकार एंड कुछ सुविधाएं उस जिस स्टेट में आप रहेंगे, जिस कंट्री में आप रहेंगे, वो कंट्री आपको देगा बिना मांगे, बिना मांगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों सबका फैमिली है, सब लोगों का फैमिली है ना? हाँ है ना? मान लीजिए ए एक फैमिली, बी एक फैमिली, सी एक फैमिली, तीनों फैमिली। ए में ए एक फैमिली है, इसमें कौन कौन जन्म लिए बताइए? बाबू और साबू। और इसमें बी में काबू एंड काबू। और सी में चाबू, चाबू एंड राबू। ऐसे जन्म लिए ना, बड़े बड़े नाम है ना? ओके, तो ये फैमिली, इस फैमिली में बाबू को इसके मम्मी से या इसके पापा से पूछना पड़ेगा कि मैं इस रूम पे जाऊं या ना जाऊं। हैं? घर पे जब मन करेगा वो खाएगा कि नहीं अपने हिसाब से? उसको जब मन करेगा वो ड्रेस के लिए डिमांड करेगा कि ड्रेस दे देंगे तो पहनेंगे कि नहीं? खाना देंगे तो मम्मी खिलाएगी कि नहीं? अगर बाबू रूठ गया तो मम्मी खा लो करके खिलाएंगे कि नहीं? हैं? हाँ या ना? क्योंकि इसमें इसको किसी को पूछना पड़ेगा क्या? कुछ राइट्स ऑटोमेटिक उसको मिलता है, कुछ राइट्स उसको क्या कैसे मिलता है? आपको घर में पूछना पड़ रहा है? नहीं? ओके, किसके घर में पूछना है खाने के लिए? मम्मी खाना खाऊं क्या? हैं? आपको अगर भूख लगेगा, मम्मी नहीं रहेगी तो आप अपने मर्जी से जाके खाना खा सकते हैं क्या नहीं? या इसके लिए आपको किसी से परमिशन लेना पड़ेगा? अगर बाबू आके भी घर पे अगर आएगा अपने मर्जी से खा सकता है? क्यों? ये दूसरे के घर है, इनका अधिकार नहीं है। तो सिमिलरली सिटीजनशिप का मतलब भी यही भी होता है कि हम अगर जिस देश में पैदा हुए हैं, जिस देश में जन्म लिए हैं, यहाँ पे हमको अपने आप ऑटोमेटिक कुछ राइट्स मिलता है, कुछ प्रिविलेजेस मिलता है। उस प्रिविलेजेस से, उस राइट से हम अपना जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है? तो सिटीजनशिप का मतलब वही होता है कि सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेजेस। समझ में आया ना? हाँ या ना? तो आप हम जिस फैमिली में पैदा होते हैं, हमारा घर पे क्या पूछना पड़ता है क्या? हाँ, पैसा उठा लेने कुछ चीजों के लिए पूछना पड़ता है।
मम्मी पैसा निकालूं क्या? पूछते हैं कि नहीं? पापा का जेब से तेरे निकाल के पापा पूछेंगे मेरे पैसा कौन लिए? मुझे पता नहीं। कल आइसक्रीम खा रहे थे, वो कहाँ था? नहीं, वो गलती से निकल गए। मतलब कुछ चीजें होता है, कुछ प्रॉब्लम्स है। मेरे पास समझ में आया ना? तो हम जिस कंट्री में पैदा हुए, जिस कंट्री में जन्म लिए हैं, जिस जगह में जन्म लिए हैं, वहां पे क्या है, हमको कुछ राइट्स मिलता है, कुछ प्रिविलेजेस मिलता है। उस प्रिविलेजेस को हम एंजॉय करने के लिए हम क्या बोलते हैं उसको? सिटीजनशिप। क्या बोलते हैं उसको? सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 का बात दिया गया, पार्ट 2 में, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल कहाँ से कहाँ दिया गया है? 5 तो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या राइट्स कहाँ पे कैसे दिया गया है। ओके, राइट, बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 से कितना है? 11। राइट टू सिटीजनशिप of India by commencement of the Constitution. Commencement of the Constitution. इसका मतलब क्या है? What is the meaning of commencement? Start. Beginning से. Commencement का मतलब beginning. Beginning कब हुआ Constitution का? 26 जनवरी 1950। ठीक है। तो आर्टिकल 5 ये कहता है कि सिटीजन्स वो है, इंडिया का सिटीजन्स वो है जिस दिन से हमारा संविधान लागू हो गया है। कब से लागू हुआ है संविधान? 26 जनवरी 1950 से कंप्लीटली लागू हो गया। उसी दिन से जो लोग यहाँ पे है इंडिया में, वो लोग कौन है? इंडियन सिटीजन। अगर इनमें से अगर कोई 5 साल पहले से भी अगर है, 26 जनवरी से पहले 5 इयर्स बैक से भी अगर इंडिया में है, पहले से ही है, तो उन लोग में क्या है? सिटीजन है। किसका सिटीजन है? ठीक है, इंडिया का। उनको सिटीजनशिप का राइट। सिटीजनशिप का मतलब होता है राइट्स एंड प्रिविलेजेस। सिटीजन तो कोई भी हो सकता है, आप भी है कि नहीं? तो 5 इयर्स से पहले या 1926 के बाद जो लोग भी है, मतलब मान लीजिए 1946 से ही या 1945 से ही जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, वो इंडिया का सिटीजन होंगे कि नहीं? कौन सा आर्टिकल बता रहा है? आर्टिकल 5 बता रहा है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से जो लोग इंडिया में रह रहे हैं वो हमारा सिटीजन। या तो लागू तो हुआ जिस दिन से, वो तो है, वो तो रहेंगे। इससे पहले 5 साल जो भी रहे बाहर वाले, उन लोग भी इंडिया का सिटीजन होंगे। राइट? ये सही था या गलत था? हाँ? 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स बहुत सारे लोग थे, 1950 तक भी थे। क्या उनको हम सिटीजनशिप देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? अरे जस्टिफाई कीजिए, सिर्फ सुनने से नहीं होता है, आपको मतलब अपना व्यूज को निकालना पड़ेगा। और रहेंगे फिर से ब्रिटिश शासन करेंगे। सिटीजनशिप देना चाहिए कि नहीं? जब अगर इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, सॉवरेन स्टेट हो गया तो मतलब क्या है? इनके पास पावर आ गए। जो भी इंडिया ब्रिटिशर्स रहे या अमेरिकन रहे या जापानीज रहेंगे तो किसके अंडर में? इंडिया के अंडर में रहेंगे। तो सिटीजनशिप देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 1950 के बाद आर्टिकल 5 बोल रहा है कि जो भी लोग अगर इंडिया में रहेंगे 26 जनवरी 1950 के बाद उनको हम सिटीजनशिप देंगे। या तो जो पहले से ही है 5 साल से, फॉर एग्जांपल एनिमेशन बहुत सारे काम किए थे ना, है कि नहीं? वो अगर रहेगी तो उसको सिटीजनशिप मिलेगा कि नहीं? ऑब्वियसली इंडिया के लिए काम किया तो उसको भी मिलेगा। अगर 26 जनवरी 1950 के बाद भी अगर कोई इंडिया में रहना चाह रहे हैं, दैट मींस वो इंडियन चाहे कहीं का भी। हम लोग प्रोविजन क्या दिए? कमेंसमेंट ऑफ द सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन। सर 45 मतलब जो ब्रिटिश है वो 45 से पहले। यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि 26
जनवरी 1950 के बाद जो लोग इंडिया में हैं, 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग हैं, मतलब कोई 1945 से ले रहे हैं, कोई 1946 में आया होगा, कोई 1947 में आया होगा, सर 44 से होता है। कोई 1944 में भी रहेगा। लेकिन इन लोग अगर 1944 में आके 1949 में चला गया और 1951 में आया, उसको सिटीजनशिप देंगे क्या? हैं? अब बात नहीं समझ रहे हैं। 26 जनवरी 1950 में 50 तक जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को हम सिटीजनशिप देंगे ना, है क्या नहीं? जो लोग आए थे चले गए 1971 में आके आपको सिटीजनशिप आया था 1940 में, देंगे क्या उनको? नहीं देंगे ना। लॉजिकल समझ में आ रहा है ना? तो चीजें यहाँ पे ये है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग इंडिया में रहेंगे, जो इंडिया में रह रहे हैं, उन्हीं को हम क्या देंगे? वो ऑटोमेटिक सिटीजन बन गए इंडिया का। उनको देना पड़ेगा कि ये लो करके देना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक। वो ब्रिटिशर होगा तो भी ब्रिटिशर्स हो या यूएसए वाले हो या आपका बेटा बेटी हो या मेरा बेटा बेटी हो, किसी का भी, ओके राइट? समझ में आ गया? तो 26 जनवरी 1950 क्या है? कमेंसमेंट डेट। इसी डेट से जो लोग रह रहे हैं उनको क्या मिलेगा? कौन सा आर्टिकल बता रहा है? आर्टिकल 5 बता रहा है। जो लोग कमेंसमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको क्या मिलेगा? सिटीजनशिप का राइट। आर्टिकल क्लियर? आर्टिकल 6 एंड 7 इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन समझ जाएंगे, समझेंगे, ठीक है? समझेंगे क्या नहीं समझेंगे? ये आज की डेट में इरेलेवेंट है, आर्टिकल 6 एंड 7. Why this article 6 and 7 is irrelevant at present time? Because when India got independence in 1947, during that time the partition was took place. तो उस टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, ठीक है? तो क्या करेंगे करके ये जो क्या मानेंगे, ये जो प्रोविजंस को बनाने के लिए, ये जो सिस्टम को बनाने के लिए हम और किसको राइट्स देंगे? एक तो कमेंसमेंट ऑफ सिटीजन को दे दिए आर्टिकल 5 में, उनको राइट्स दे देंगे हम सिटीजन का राइट्स। और किसको दे सकते हैं? जो लोग पाकिस्तान से ऑलरेडी मैंने राइट टू सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। तो पाकिस्तान से अगर इंडिया आएंगे, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो चुके हैं और पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं, तो पाकिस्तान टू इंडिया। जो लोग चले गए गलती से, मान लीजिए 1947 में क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। हम सबसे पहले किसको सिटीजनशिप दिए? सबसे पहले किसको सिटीजनशिप दिए? सबसे पहले किसको सिटीजनशिप दी? ना एग्जैक्टली जो 1950 से यहाँ पे रह गए उनको हम सिटीजनशिप दे दिए। कौन सा आर्टिकल बता रहा है? आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 ये बता रहा है हम उन पर्सन को भी सिटीजनशिप देंगे जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 1947 में डिवाइड हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे बात किया गया कि जो पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं उनको भी हम क्या देंगे? कौन सा आर्टिकल? 6 में ये फिक्स किया गया कि पाकिस्तान से जो इंडिया आएंगे उसको क्या देंगे? क्या देंगे? कैसे सिटीजनशिप देंगे? ये जो पाकिस्तान से इंडिया आने के बाद मतलब ये बात कर दिया तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, पगड़ी उगड़ी झूला होगा पकड़ के, ठीक है? जो लोग सोचे कि बढ़िया है आ जाएंगे कि आर्टिकल मतलब 6 में तो बातें किया गया है, क्या बात किया गया है? पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आना चाहेंगे उनको हम क्या देंगे? सिटीजनशिप देंगे। आर्टिकल 6 क्या बता रहा है? पाकिस्तान से जो इंडिया आने वाले को सिटीजनशिप देने का राइट्स। क्लियर? वेरी सिंपल। अदर कंट्री भी आएगा तो पाकिस्तान टू इंडिया, नॉट अदर कंट्री। पाकिस्तान टू इंडिया। पाकिस्तान टू इंडिया जो आएंगे उनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ये बात सुन के बहुत सारे लोग आने जाएंगे, कोई आ गए, सुबह आए,
इंडिया में आए, ठीक है, अरे अरे आज खेत का काम करके शाम को चला गया, फिर वहां पे पाकिस्तान में रहा, फिर वापस आ रहा है, अरे गमछा घूम गया, फिर वापस गया। ऐसे में आने जाने में क्या हो रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आने जाने में क्या होगा, कोई रिकॉर्ड रहेगा क्या? कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जैसे आप लोगों का अटेंडेंस नहीं होगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई पता चलेगा क्या? कोई रिकॉर्ड होगा तभी तो पता चलेगा कौन आया था कौन नहीं आया था। तो यहाँ पे क्या किया गया, लोग आने जाने मतलब पाकिस्तान से इंडिया आ रहे, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे, इसी सिचुएशन में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसी आर्टिकल में बातें किया गया कि 19 यहाँ पे बातें किया गया 1948 जुलाई 19 एक परमिट डेट दिया गया। क्या दिया गया? परमिट डेट। वेरी केयरफुली सुनिए, इरेलेवेंट है बट कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि क्या चीजें था उस टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम। पाकिस्तान को इंडिया आने का कौन सा आर्टिकल? 6, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ओपन छोड़ दिया जाता तो आज तक भी आते क्या नहीं? ये सब नो आज आके बोलते हैं कि नहीं आपका आर्टिकल 6 में तो लिखा हुआ है पाकिस्तान को इंडिया आने के लिए हमको भी है कि हमारा राइट्स है, बोलते हैं कि नहीं? तो इसीलिए क्या किया गया, जुलाई 19 1948 को एक परमिट डेट डिसाइड किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 1 ईयर। एक साल के बाद, क्योंकि एक साल में बहुत आना जाना चल रहा था ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे बोला गया जुलाई 19 के बाद 1948 के बाद जो लोग भी इंडिया में आएंगे, उनको क्या लेना पड़ेगा? परमिट का मतलब क्या है? कैसे लेंगे परमिशन? मैं थोड़ा अंदर आऊं, कैसे लेंगे? हाँ, एक फॉर्म फिलअप करेंगे। क्या करेंगे? एक फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप कहाँ पे करेंगे? चेक गेट में। इंडिया का एक चेक गेट होगा, पाकिस्तान का एक चेक गेट होगा। तो यहाँ पे परमिट लाने के लिए क्या बोला गया, आप 1948 के बाद अगर आ रहे हो, जुलाई 1948 के बाद अगर आ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमिट लेना पड़ेगा। ये परमिट लेने के बाद आपको इंडिया में 6 महीना रहना पड़ेगा, नहीं तो सुबह जाके शाम को खेत करके आ रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। पहले क्या करते थे, सुबह इंडिया में आते थे, अरे खाना खाने पाकिस्तान जाते थे। मतलब जो बॉर्डर एरिया होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? जैसे हम लोग उड़ीसा का बॉर्डर कहाँ पे है? चटवा जानते हैं, कोटिया जानते हैं, है कि नहीं? चटवा कितने लोग देखे हैं? चटवा वो देखो, लिपिका को अगर बोलेंगे वो पूरा बॉर्डर एरिया में रहेगी, ठीक है। शाम को उड़ीसा में, सुबह आंध्रा, ठीक है। सुबह आरती जाकर फिल्म देख के शाम को घर पे आके सोएंगे, है कि नहीं? बात समझ में आ गई ना? तो आने जाने में कोई रिकॉर्ड रहेगा क्या? तो अगर वहां पे गेट पे अगर परमिट लिखा जाएगा कि आप कितने बजे जा रहे हो, कितने बजे आएंगे, कहां से आइए, उड़ीसा से, लिखो यहाँ पे डिटेल्स, है कि नहीं? तो यहाँ पे परमिट में एक फॉर्म फिलअप करेंगे और ये फॉर्म का वैलिडिटी, अगर फॉर्म फिलअप करके इंडिया में अगर 6 महीना तक रह जाएंगे तो उसको क्या मिलेगा? अगर 6 महीना नहीं रह गए, 3 महीना रह के वापस चले जाएंगे, जाने का टाइम फिर से परमिट लेना पड़ेगा वहां का, है कि नहीं? फिर वापस आएंगे, आने के बाद क्या करना पड़ेगा? परमिट। तो परमिट लगा दिए। परमिट का मतलब समझ में आ गया? अगर परमिट नहीं होता तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लोग आज तक भी आने जाने लगते हैं। ये सर नो, ठीक है। 6 मंथ्स कर दिए, कोई आएगा तो क्या करेंगे? 6 महीने तक। देखो पहले क्या होता था, एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज आप लोग देखिए। आज के डेट में क्या है? मोबाइल फोन है, इंटरनेट है कि नहीं? यहाँ से हम अमेरिका में भी वीडियो कॉल करके देखते हैं, अच्छा बढ़िया, अच्छा आपका ड्रेस बहुत बढ़िया है, करते हैं कि नहीं? लेकिन उस टाइम क्या, ना इंटरनेट था, ना मतलब प्लेन था, ना क्या था, कुछ नहीं था। एक दूसरे को देखते हुए 6 महीना हो जाता था, देख नहीं पाते थे, इसीलिए तुरंत जाते थे, है कि नहीं? ओके, तो ये 6 मंथ का क्या हुआ? परमिट लगा दिए। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान जो इंडिया आएंगे उनको सिटीजनशिप मिलेगा, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? जुलाई 1948 के बाद जो लोग आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा? परमिट लेना। वो परमिट कितने दिन तक वैलिड रहता है? अगर परमिट लेके इंडिया में अगर 6 महीना तक आप रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कौन सा आर्टिकल?
चल रहा था ये प्रतिबंध लगाने के लिए। आज के डेट में नहीं पूछेंगे आपको एग्जाम में, लेकिन आपको समझाने के लिए। आर्टिकल 7 क्या बोल रहा है कि जो लोग भी फर्स्ट मार्च 1947 से पहले, ठीक है, पाकिस्तान चले गए हैं। कौन लोग? फर्स्ट मार्च 1947 से। देखो एक्चुअली क्या हुआ कि मार्च 24 को, एक्चुअली मार्च 24 को क्या आया था? मार्च 24 1946 में कौन आया था? कुछ भी मत बोलिए, कौन आए थे? क्या लेके आए थे? कैबिनेट प्लान, माउंटबेटन प्लान, पार्टीशन प्लान लेके आए थे ना? हाँ? जून में को आए थे, लेकिन 24 मार्च में ये प्रपोजल किया गया था, ठीक है। इस टाइम कौन थे ये? माउंटबेटन की जगह में कौन थे? लॉर्ड वावेल था। वावेल को हटा दिया गया ना, जून में सरकार चेंज हुआ ना, है क्या नहीं? लेकिन प्रपोज कब किया गया? 24। तो ये 24 मार्च से क्या हो गया? 24 मार्च से क्या हो गया कि ये लागू हो गया। मतलब 1 मार्च से ही 1947 पेपर में क्या हो गया कि पाकिस्तान में जो लोग रहेंगे, मतलब पाकिस्तान अभी डिवाइड होने वाला। देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आप लोगों को पता है आज आफ्टरनून में कौन सा क्लास है? पहले से पता है ना? तो पहले से आप प्री प्लान करेंगे क्या नहीं? जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन प्लान सुनते ही अभी तो पार्टीशन होने वाला है, तो कुछ लोग पहले ही चले गए पाकिस्तान। पार्टीशन होने के बाद क्यों जाएंगे? अभी से ही चले जाएंगे, है क्या नहीं? कौन चले गए? यहाँ पे ये इंडिया है, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया। यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, या उल्टा कर दीजिए इसको, इधर पाकिस्तान है ना, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया है। तो कुछ मुस्लिम लोग इंडिया में थे, कुछ हिंदू लोग भी इंडिया में थे, कुछ मुस्लिम लोग पाकिस्तान में भी थे, कुछ हिंदू भी पाकिस्तान में थे। हिंदू का भी प्रॉपर्टी था यहाँ पे, मुस्लिम का भी प्रॉपर्टी था। इंडिया में हिंदू का भी प्रॉपर्टी था, मुस्लिम का भी प्रॉपर्टी था। ये दोनों क्या किए? तो यहाँ पे जो हिंदू थे इनका प्रॉपर्टी इधर है, तो क्या करेंगे इन लोग? बात नहीं समझ रहे आप? यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है, ये हिंदू ऑनर है। ये कौन है? ऑनर। ऑनर का नाम क्या है? राजू। इसका प्रॉपर्टी कहाँ पे खरीदा है? उसको क्या पहले पता था कि पार्टीशन होगा आने वाले टाइम में? अभी हम लोग भी बहुत सारी जगह में जगह खरीदे, कोरापुट में कहीं खरीदे। अगर मान लीजिए सुनाबेड़ा से कोरापुट इधर हो जाएगा तो कोरापुट अलग हो जाएगा ना, तो कोरापुट अलग होने वाला है करके बोलेंगे तो उससे पहले हम चले जाएंगे, बाद में क्यों जाएंगे? सिमिलर सिचुएशन हैपेंड इन 1947, ठीक है। कुछ लोग क्या किए, अच्छा मेरा प्रॉपर्टी तो यहाँ पे है, अभी तो डिवाइड होने वाला है, तो मैं क्या करूं? पहले से ही कहाँ चले जाऊं? पाकिस्तान। बात समझ में आया ना? तो ये क्या किया, ये राजू काजू खाने के लिए पहले से ही पाकिस्तान आ गए, ठीक है। तो पाकिस्तान आने के बाद में पाकिस्तान कब हुआ? अगस्त में हुआ। अगस्त में हुआ ना। ये लोग कब चले गए? मार्च से ही चले गए, अगस्त से पहले, मतलब इंडिपेंडेंस होने से पहले, पार्टीशन होने से पहले ही चले गए। ये राजू कहाँ चले गए? क्लियर? तो जाने के बाद क्या हुआ? जैसे ही इंडिपेंडेंस हो गया, पाकिस्तान पीपल, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आ गए, इधर राजू की जगह बीजू और सब आ गए, है ना, सब आ गए। आने के बाद क्या होगा? यहाँ आने के बाद पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंट हो गया। अभी इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या दिखाएंगे? अपना असली रूप दिखाएंगे क्या नहीं? यहाँ पे जब असली रूप दिखाने लगे तो राजू को बहुत काजू नहीं मिल रहा है, यहाँ पे दिक्कत हुआ। अब एहसास हो रहा है, ओह माय गॉड, मैं तो बहुत बड़ा गलती किया, मैं अभी क्या करूँ? मैं अभी कहाँ जाऊँ? मैं वापस क्या जाऊँ? इंडिया में चले जाऊँ, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन हैपेंड। आर्टिकल 7 कह रहा है कि जो लोग इंडियंस थे, इंडिया टू कहाँ गए? पाकिस्तान चले गए,
पाकिस्तान जाने के बाद पाकिस्तान टू कहाँ आना चाहते हैं? इंडिया। ऐसे लोगों को भी राइट्स देने की बात करता है आर्टिकल 7। बात समझ आए? समझे कि नहीं? पहले कहाँ पे थे? सबसे पहले कहाँ थे? इंडिया टू कहाँ चले गए? पाकिस्तान टू कहाँ जाना चाहिए? बात समझ में आया? ऐसे राइट्स कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 7। दैट मींस आर्टिकल 6 में क्या है? पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 7 इंडिया टू पाकिस्तान टू इंडिया, इंडिया टू पाकिस्तान टू इंडिया। मतलब पहले पाकिस्तान चले गए, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान से कहाँ आना चाहते हैं? कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। देखिए सिंपल, आर्टिकल 6 क्या बोलता है? पाक टू इंडिया, इंडिया आने जो आएंगे इंडिया उनको सिटीजनशिप का राइट्स मिलेगा। आर्टिकल 7 क्या बोल रहा है? इंडियन है, इंडियन है, लेकिन कहां पे थे? इंडिया से कहां चला गया था? गलती से चला गया था। तो बाद में ऐसा हुआ तो कहां आना चाहते हैं? अगर वो आना चाहते हैं, मान लीजिए सुबह घर पे गुस्सा होकर अगर कोई बाहर निकल के चला गया, शाम को गुस्सा शांत हुआ तो वापस आएंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या घर से भगा देंगे क्या? नहीं ना, उसको क्या करेंगे? घर पे खाना वाना खिलाएंगे कि नहीं? या मार के फिर से भगाएंगे? समझ में आया ना? तो इंडिया टू कहाँ, मतलब गुस्सा होकर इंडिया को छोड़ के चला गया था, कहाँ चला गया था? पाकिस्तान। पाकिस्तान जाने के बाद अभी क्या हुआ? उसको एहसास हुआ, रियलाइज किया मेरा इंडिया, मेरे इंडिया से कंपैरिजन नहीं, मैं इंडिया में ही डूब गई। तो फिर कहाँ आया? आर्टिकल 7 समझ में आया? क्लियर? ओके, पूरा जाओ थोड़ा क्यों? ओके, इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया। मतलब यहाँ पे सिंपल समझिए, आर्टिकल 6 कह रहा है पाक टू इंडिया और 7 कह रहा है इंडिया टू पाक, पाक टू इंडिया। ओके, जो पर्सन पाकिस्तान में रह चुके हैं वो इंडिया आना चाहते हैं, उनको भी, जो इंडिया से गलती से पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से वापस इंडिया आना चाहते हैं, उनको भी क्या देंगे हम लोग? क्या देंगे? सिटीजनशिप का राइट्स देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? पाकिस्तान हमारा जैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन था क्या? कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं मामला। आते जाते हैं तो वो लोग इसीलिए तो बात क्या है ना, परमिट दिया गया। आर्टिकल 6 में क्या बात कर रहा है? पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं पाक टू इंडिया, नहीं सर, वो बोल रहा है कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं किया। नहीं वो बना ही नहीं पाएंगे, उतना दिमाग कहाँ है? और बाबा जी अभी तो जैसे लोग वहां पे रहेंगे तब तो ना, इसीलिए तो आज तक हम लोग झेल रहे हैं, झेल रहे हैं क्या नहीं? आज भी क्या हो, टेररिज्म है, आज भी अंडर डेवलपमेंट। कुछ दिन बाद मैं जाऊंगा वहां बात टू इंडिया, समझ में आ गया ना? ओके राइट, आर्टिकल 7 खत्म। आर्टिकल 7 में क्या बात कर रहा है? जो लोग इंडिया में इंडियन है लेकिन गलती से कहां चले गए थे? बाद में उनको क्या, बाद में क्या हुआ? रियलाइज हुआ, रियलाइज होने के बाद कहां आना चाहते हैं? जब इंडिया आना चाहेंगे तो उनको आप राइट्स देना चाहिए कि नहीं? उनको सिटीजनशिप, ठीक है। आर्टिकल 8 ये भी एक खतरनाक चीज है। आर्टिकल 8, ठीक है, ये क्या करता है कि राइट्स ऑफ सिटीजन, राइट्स ऑफ सिटीजन टू सर्टेन पर्सन who residing outside India. What does it mean? Rights of citizen to certain person who residing outside India. इसका मतलब क्या? इंडिया का बाहर रहेंगे तब भी देंगे, क्या देंगे हम लोग? कैसे देंगे? बाद में पढ़ेंगे। एनआरआई क्या है, पीआईओ क्या है, ओसीआई क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि मान लीजिए राइट्स ऑफ सिटीजन, ठीक है, तो सर्टेन पर्सन हु रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, हु रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया का मतलब मान लीजिए पढ़ने के लिए विदेश कौन कौन जाना चाहते हैं आप लोगों में से? जाएंगे? नहीं, बहुत सारे स्कॉलरशिप है विदेश जाने के लिए। एक इरास्मुस मतलब स्कॉलरशिप है जो फ्रांस में आप पढ़ सकते हैं, आपको पर मंथ अराउंड 1,87,000 मिलेगा। क्या करना है वहाँ पे जाकर घास काटना है पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एमए में अगर जाना चाहेंगे या पीएचडी के लिए जाना चाहेंगे, अलग अलग स्कॉलरशिप, हम लोग भी स्कॉलरशिप अवेल किए थे तब हम मतलब गए थे, ठीक है। तो बहुत सारे स्कॉलरशिप है, विदेश जाने में बहुत ईजी है। बस एक ही दिक्कत होता है कि एलएसी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाने के लिए वहाँ पे भी अगर आप अच्छा से प्रपोजल लिखेंगे तो वहाँ पे भी सिलेक्ट होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आप सिंगापुर 4 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। कितने दिन के लिए? तो आप सिंगापुर में सोएंगे या इंडिया में? आपका रेसिडेंस कहाँ पे होगा? आप बोलना चेक करो। Some certain persons who are residing outside India, मतलब कोई अगर टूर के लिए गया है, कुछ घूमने के लिए गया है, तो उसका हम सिटीजनशिप बता देंगे क्या? बाहर चले गए करके। आर्टिकल 8 में ये पावर दिया गया है कि आप बाहर कहीं पे भी जाकर घूम के आ सकते हैं, आउटसाइड घूम के वापस इंडिया आ जाइए। कितना दिन के अंदर? हाँ, ये 4 दिन के लिए उसको मिला, किसी को 8 दिन के लिए मिलेगा, किसी को 1 महीना के लिए मिलेगा। नॉट मोर देन 6 मंथ्स। कितने दिन तक? 6 मंथ से ज्यादा अगर आप कहीं रहेंगे, मान लीजिए मैं जापान गया, जापान में मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सा ट्रेन? बुलेट ट्रेन। बहुत स्पीड जाता है ना बुलेट ट्रेन, नाम सुने? इंडिया में बुलेट ट्रेन की जरूरत है क्या? नहीं, इंडिया में बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है। क्यों? देखिए जापान का लोग 5 मतलब 5 ना 459 में जाएंगे ना 5.01 में आएंगे, मतलब रहेंगे। इसका टाइम क्या है? उनका ड्यूटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इनका अगर मान लीजिए 2 to 3 लंच है, मतलब 2 to 3 लंच ही रहेगा। इसी के अंदर वो कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ करेंगे क्या? 10 बजे का मतलब ठीक 10 बजे पहुंचेंगे, 9:59 में नहीं पहुंचेंगे या 10:01 में नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए जापान का लोग लॉन्गेविटी भी है, सिंसियरिटी भी है, उनका ड्यूटीज के ऊपर सबसे ज्यादा सिंसियरिटी है। इसीलिए जापान आज इतना डेवलप है। जापान में सबसे पहले बुलेट ट्रेन आया, इसीलिए क्योंकि जापान का एक मिनट बहुत कीमती है, एक मिनट बहुत वैल्यूएबल है। तो जापान का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में जब आए, जापान का प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया में आए, कौन बुलाए थे? मोदी जी। क्यों? क्योंकि इंडिया में भी बुलेट ट्रेन चाहिए। क्या चाहिए? इंडिया में भी बुलेट ट्रेन चाहिए। तो जापान का प्राइम मिनिस्टर बुलेट ट्रेन का प्रपोजल लेके आ गए इंडिया में। आने के बाद मोदी जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, कहाँ पे? वाराणसी में जाके बैठ के मोदी जी चाय ऑर्डर किए। चाय ऑर्डर करने के बाद सिंह जिनपिंग, क्या नाम उनका, मतलब शिंजो, ठीक है, उन्होंने दोनों बैठे चाय पी। चाय पीते पीते 1 घंटा लग गया। कितना? 1 आवर लग गया। 1 आवर लगने के बाद जापान का प्राइम मिनिस्टर बोला मोदी जी को, मोदी जी आपको बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है, 1 घंटा चाय पीने में जा रहा है बात समझ में आया ना? तो हम लोग क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। हमको चाय पीने के लिए 1 घंटा जा रहा है, दैट मींस हमको बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ट्रेन मिल जाएंगे। तो उस तरह से सिंसियरिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे आर्टिकल 8 ये कह रहा है, आर्टिकल 8 ये कह रहा है कि राइट्स ऑफ सिटीजंस दोज हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड फॉर द टेम्पररी पीरियड। कोई अगर टेम्पररी पीरियड के लिए बाहर जाएंगे तो उसको क्या सिटीजनशिप से हटा देंगे क्या? नहीं हट सकता है। कौन सा आर्टिकल बता रहा है? आर्टिकल 8। तो अभी ये जो 6, 7, 8, मतलब 6, 7 तो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। 8 थोड़ा सा देखिएगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9 और 10, आर्टिकल 9, ठीक है। आर्टिकल 9 ये कह रहा है कि
वॉलंटरीली। आर्टिकल 9 ये कह रहा है कि वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए आर्टिकल 8 में क्या बात कर रहा है? बाहर जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाहर जा सकते हैं। बाहर जाने का आपका सिटीजनशिप जा रहा है क्या? यस और नो? नो। बाहर जाने का आपको जा रहा है क्या? लेकिन बाहर जाके मान लीजिए मैं जाऊंगा कहाँ, नेदरलैंड में जाऊंगा या नॉर्वे में जाऊंगा। नॉर्वे में तो कौन सा कंट्री में मतलब नाइट नहीं होता है, पता है ना? नॉर्वे में नाइट नहीं होता है, वहां पे अंधेरा ही नहीं होता है। इधर से सन उगता है तो उधर से मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। तो मान लीजिए मैं नॉर्वे घूमने गया, कितने दिन के लिए गया? 4 दिन के लिए गया। 4 दिन के लिए फिर 4 दिन रह गया, ठीक है? फिर 4 मंथ रह गया। बहुत अच्छा लग रहा है, आने का मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है? फिर 4 मंथ से जगह और 6 मंथ रह गया। इतना सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस है, 6 मंथ हो गया, ठीक है? 6 मंथ के बाद नहीं, मैं यहीं पे रह जाऊंगा। अगर नॉर्वे में रहूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे? नॉर्वे का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, मुझे वॉलंटरीली लेना पड़ेगा। जब वहां पे अगर सेटल हो गया मैं, तो आपका इंडिया का क्या जाएगा? इंडिया का सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। तो आर्टिकल 9 में क्या बता रहा है कि आप अगर आर्टिकल 8 में बता रहा है कि आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर जाके घूमते घूमते अगर बाहर रह जाएंगे तो आर्टिकल 9 में आपका क्या हो जाएगा? सिटीजनशिप क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वॉलंटरीली आप अगर एक्वायरिंग सिटीजनशिप लेंगे आउटसाइड इंडिया का, तो आपका सिटीजनशिप क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंडिया का सिटीजनशिप क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इंडिया का सिटीजनशिप लॉस हो जाएगा। इंडिया का सिटीजनशिप आर्टिकल 9 समझ में आया? आर्टिकल 8 में क्या है? आर्टिकल 8 में मैक्सिमम आप 6 मंथ के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन 6 मंथ के अंदर कहाँ आना पड़ेगा? इंडिया में आ जाना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 9 के तहत आपका सिटीजनशिप कैंसिल है, इंडिया का सिटीजनशिप, ठीक है? आर्टिकल 10 क्या कहता है? कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूएंस। देखिए कंटिन्यूएंस का मतलब क्या है? क्या कंटिन्यूएंस का मतलब? कंटिन्यू। आप इंडिया का सिटीजनशिप है कि नहीं? इंडियन सिटीजनशिप है कि नहीं? अगर आर्टिकल 10 नहीं होता तो आपका सिटीजनशिप रद्द करके, आपका अगर सिटीजनशिप रद्द कर देते हैं तो क्या आप इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं? आप किसी के ऊपर बात कर सकते हैं? आप किसी को कुछ चिल्लाते हैं? कुछ नहीं करते। तो आर्टिकल 10 ये कहता है कि जब तक आपका दिमाग सही है, जब तक आपका माइंड काम कर रहा है, तब तक आप क्या है? सिटीजन। लेकिन डिसकंटिन्यू कब किया जाएगा? मान लीजिए कोई मैड हो गया। क्या हो गया? मैड का मतलब पागल हो गया। पागल हो गया मतलब क्या है? मान लीजिए यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप आया, दिल्ली में आया, घूम रहा है, कोई आके ए डोनाल्ड ट्रंप तुम अगर ऐसे करोगे, ठीक है, और उसका ऊपर थूक दिया तो वो पागल है क्या नहीं? तो वो बोलेगा खुदा हल्ला नहीं, इंडियन वो क्या करेगा? फिर वो स्टार्ट करेगा, तो इंडिया का बदनाम होगा। तो ऐसा सिचुएशन में वो जो थूका हुआ है उसका सिटीजनशिप क्या कर दिया जाएगा? रद्द किया जाएगा। ऐसे लोग, ये सिर्फ जीने के लिए अधिकार है, इनको कोई राइट्स नहीं मिलेगा। उसका सिटीजनशिप लिया जाएगा क्या नहीं? मेरे बात समझ में आएगा? जब तक आप अगर अच्छा दिमाग है, जब तक आप अगर कुछ कर सकते हैं, तब तक आपका सिटीजनशिप कोई छीनने का राइट्स नहीं है। छीन सकते हैं क्या? लेकिन पागल लोगों को तो जब तक आप क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके बैठते हैं, आपका
कोई बाहर कर सकता है ना? लेकिन बार बार मोबाइल चला के मतलब गाना चला के मतलब डिस्टर्ब करते रहो तब क्या करेंगे हम? डिसकंटिन्यू करेंगे क्या ना उसको? तो सिमिलरली आर्टिकल 10 में क्या बात चल रहा है? कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप हमारा कंटिन्यू रहेगा, कोई नहीं छीन सकता है हमसे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिया गया आर्टिकल 10 में। ओके राइट? ओके। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट हैज द पावर, पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट citizenship by law। इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट के पास पावर है कौन सा सिटीजन को कौन सा राइट्स देना चाहिए, कौन सा राइट्स नहीं देना चाहिए, कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये किसके ऊपर पावर है? पार्लियामेंट के ऊपर पावर है। ठीक है, ये पार्लियामेंट जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। और 2 मिनट 5 मिनट का इंपॉर्टेंट। हेलो कंटिन्यू 1 2 मतलब 6 7 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू है ना? कंटिन्यू है कि नहीं? 11 में क्या है? किसके पास पावर है? क्या पावर है? सिटीजनशिप को क्या राइट्स मिलना है नहीं मिलना है सारे चीजें किसके पास पावर है? पार्लियामेंट जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। ठीक है, इंडियन सिटीजन के पास जो पावर है जो राइट्स है कुछ राइट्स फॉरेन सिटीजन के पास नहीं है एक्सक्लूसिवली। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने का टाइम बताऊंगा। लेकिन ये जो आर्टिकल एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर इंडियंस के लिए, ये फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 ये जो आर्टिकल्स है ये फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये ओनली फॉर इंडियंस के लिए। ओके राइट। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कल वो मतलब कैसे एक्वायरिंग 5 टाइप का सिटीजनशिप आप एक्वायर कर सकते हैं मतलब ग्रहण कर सकते हैं और 3 टाइप का लॉस हो सकता है, वो कल पढ़ेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, आर्टिकल 5 क्या बता रहा है? नोट्स मत कीजिए, नोट्स मत कीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश करें। आर्टिकल 5 क्या बता रहा है? सिटीजनशिप राइट्स कब से मिलेगा? कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बता रहा है? कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट कब हुआ है आपको तो पता है ना? कब? जनवरी 1960। ये आर्टिकल 5 बता रहा है। आर्टिकल 6 क्या बता रहा है? पाकिस्तान को इंडिया जो आना चाहते हैं उनको है ना, अगर बहुत ज्यादा लोग आएंगे करके इनको कंट्रोल करने के लिए परमिट रूल लगाया गया। क्या लगाया गया? परमिट लगाने के बाद 6 महीना इंडिया में रहना कंपलसरी हो गया। राइट ओके। साथ में क्या है? इंडिया टू पाकिस्तान टू मतलब इंडिया में थे लेकिन पाकिस्तान से पहले चले गए। जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि पाकिस्तान में गलती से आ गए, अब हम कहाँ जाएंगे? आप लौट चले, आप लौट चले, गलती से चले गए थे ना, अब लौट के फिर वापस कहाँ आ रहे? इंडिया। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 8 में क्या है? बाहर घूमने का आजादी, चारों तरफ आप घूम के आओ। लेकिन इंडिया जैसे आप लोग इधर उधर आके एसएलएमसीसी खाना वाना खा के पढ़ाई वढ़ाई करके वापस कहाँ जा रहे हो? घर पे जाएगा ना। आर्टिकल 8 वही बता रहा है इंडिया से आप बाहर कहीं पे भी घूम के टाइम से आ जाओ वही दिन। आर्टिकल 8 ये मतलब टूर करके आइए, कहीं पे भी टूर कीजिए लेकिन इंडिया में आ जाइए। टूर करने का आपका क्या है? राइट्स। ओके। आर्टिकल 9 टूर करते करते अगर कहीं घूर हो गए तो क्या होगा उसमें? आपका सिटीजनशिप पता नहीं, समझ में आएगा ना? टूर करते करते फुल हो गए, रह गए वहां पे तो क्या हो जाएगा? सिटीजनशिप। और जब तक आप यहाँ पे हैं आपका सिटीजनशिप क्या रहेगा? क्या रहेगा? क्या कंटिन्यूएशन चलेगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 11
power to regulate and Sir, 6 and 7 to have हाँ Article 6 and 7 to have इरेगुलर नहीं अभी भी है लेकिन अभी एप्लीकेबल नहीं है। आज अगर पाकिस्तान वाले कोई इंडिया में आना चाहेंगे क्या हम हमको परमिशन देंगे क्या? बोलेंगे कि नहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है आर्टिकल 6 में पाकिस्तान को इंडिया जो आएंगे आप नहीं अभी परमिट कुछ नहीं। आप 6 महीने के 6 साल रहोगे तो भी आपको सिटीजनशिप नहीं देंगे। सिटीजनशिप कैसे दिया जाएगा वो कल बताएंगे।